वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बुक 2 से। तो हमारी बुक 2 बहुत ही लेंदी बुक है, बहुत सारे चैप्टर्स है। तो फाइनली हम जो है आई थिंक सो थर्ड लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप इस चैप्टर के थ्रू जानोगे कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग कैसे प्लानिंग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए और बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, कि हमारी कंट्री का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में हो रहा है, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे बहुत बैड ना हो और किस तरीके से जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। ऐसा ना हो कि कुछ स्टेट्स हो वहाँ पे बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, कहीं पे ज़्यादा हो। दिस ऑल वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो ये लॉन्ग आंसर के पर्सपेक्टिव से ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग मतलब क्या होता है, तो प्लानिंग मतलब है इन्वॉल्व्स थिंकिंग, सोचना, फॉर्म्युलेट करना एक स्कीम को, प्रोग्राम को, और वो जो आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करना को हम कहते हैं प्लानिंग। और इन ऑर्डर टू अचीव गोल ये किया जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, मैंने अभी आज एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करी, उसमें क्या करा, मैंने पहले सोचा कि ये प्लान मैं आप स्टूडेंट्स को बताऊंगी, तुमने उसको सोचा समझा कहा अच्छा है, फिर तुमने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, डेली आपने वैसे पढ़ना शुरू कर दिया। तो इम्प्लीमेंट तुम क्यों करोगे, क्योंकि तुम्हें अचीव करने 99% सिलेबस कंप्लीट करना है, इसीलिए ना। येस, दिस इज़ व्हाट इज़ द मेन जो है आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। गोल अचीव करने के लिए हम ये करते हैं। अब हमारी कंट्री के अंदर प्लानिंग क्यों की जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो, जीडीपी बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, इसीलिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ते हैं। सेक्टोरल प्लानिंग होती है जिसमें एक स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस करके वहां का एग्रीकल्चर, पावर और ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाएगा। रीजनल प्लानिंग होती है जहां पे रिड्यूस करने की कोशिश होती है, रिड्यूस मतलब कम करने की कोशिश होती है रीजनल इम्बैलेंसेस को, कि ऐसा ना हो कि कुछ हमारी कंट्री की स्टेट है वहां तो बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, लोगों की कमाइयां भी, और दूसरा है वहां पे तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना लोगों की कमाइयां हो रही है। ऐसे नीड फॉर रीजनल प्लानिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं वो सब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमें रीजनल प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था। इंडिया ने अडॉप्ट करी सेंट्रल प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट सब्सिक्वेंटली इट ग्रेजुएट इनटू डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी लेवल प्लानिंग। तो स्टार्टिंग में हमारी जो है ये जो नीति आयोग है ये किसकी, ये प्लानिंग कमीशन पहले हमारी कंट्री में हुआ करती थी, जो इंडिपेंडेंस के बाद ही बन गई थी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के अंडरनेट हमने बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स चलाए। अभी 2015 में जो है अब ये फॉर्म हो चुका है इनटू प्लानिंग कमीशन, डिसॉल्व हो गया, नाउ वी हैव नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग जो है ये ना फंड आप कह सकते हो कि फेडरलिज्म लेवल पे प्लानिंग ज़्यादा करने में जो है टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं, इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। यानी कि आपको इसमें मतलब कि डिवीजन हो रखा है, हर एक स्टेट के पास भी फैसला है, हर एक स्टेट को ऊपर भी डेवलपमेंट पे फोकस करा जाता है। और जो प्लानिंग कमीशन थी उसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग ज़्यादा होती थी, यानी कि सेंटर में बैठ के जो लॉज लगे हैं वो हर स्टेट में जा रहे होंगे। बट अब क्योंकि हर स्टेट के अंदर इम्बैलेंसेज है, कहीं पे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो कहीं पे कोई चीज़ की, तो नाउ वी हैव नीति आयोग जो इस फेडरलिस्टिक स्ट्रक्चर को पावर देते हुए प्लानिंग करता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन वॉज विद द प्लानिंग कमीशन एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। पहले 1 जनवरी 2015 को द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय द नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो गई, नाउ वी हैव नीति आयोग। नीति आयोग हैज बीन सेट अप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वॉल्विंग स्टेट्स इन द इकोनॉमिक प्लानिंग, कि इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टेट, उनके चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑल द की आप कह सकते हो लीडर्स जाएंगे एंड वो बिल बैठ के प्लानिंग करेंगे। एंड टेक्निकल एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है नीति आयोग। स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। ओके जी, इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब हम बात करते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग के बारे में। टारगेट एरिया प्लानिंग जैसे नाम से समझ में आ रहा है, प्लानिंग एम्स टू एड्रेस इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। ये टारगेट एक रीजन को हम कहते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जहाँ पे रिसोर्सेज रिच वंस है दैट लैक टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। की जगह पे रिसोर्सेज तो है बट वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, बट जो है इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई है बिल्कुल। यानी कि एक ऐसा एरिया है इवन रिसोर्स रिच वंस दैट लैक टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब या तो वो होती है प्लानिंग हमारी टारगेट वाली उन एरियाज़ में जो बहुत पिछड़े हुए इलाके इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और टारगेट एरिया प्लानिंग उन एरियाज़ में भी होती है जिसमें रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मिनरल है कोई, बट हमने वहाँ पे जाके उस मिनरल को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, दैट मीन्स, ठीक है। आफ्टर 15 साल ऑफ प्लानिंग रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो इस वजह से हमने जो है अब टारगेट एरिया प्लानिंग और ज़्यादा हम कर रहे हैं। द प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस करा
था टारगेट एरिया प्लानिंग एंड टारगेट ग्रुप अप्रोच टू एड्रेस दिस डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखोगे कि कुछ एरिया हमारी कंट्री के हैं, जैसे आप महाराष्ट्र देखो, ठीक है, इट इज़ वेरी डेवलप्ड, आप कह सकते हो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ एरियाज अगर आप देखोगे वहाँ पे तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है। अगर आप हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को ही देखो, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से उतनी स्कीम्स नहीं गई, उतना डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया जितना बाकी इंडिया में किया गया, ठीक है। और भी बहुत सारे इंडिया के अंदर भी बहुत ऐसे रीजन है जहाँ पे ज़्यादा प्लानिंग करी गई, ज़्यादा इफेक्ट देखा गया डेवलपमेंट का, बाकियों में नहीं देखा गया। तो नाउ वी हैव टू इवन दिस ना, अब हमें इवन करना है इसे। तो टारगेट एरिया प्लानिंग जो होती है उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम में आप एग्जांपल लिख सकते हो इसके, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है हमारे पास एंड मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। हमारा जो 8वां 5 ईयर प्लान था, इसमें हमने स्पेशल प्रोग्राम क्रिएट करे थे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हिली एरियाज़ में। देखो मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करी थी, आ गई। तो आप देखो कब जाके 8वें प्लान में जाके हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिली एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज और बैकवर्ड रीजन के अंदर हमने टारगेट प्लानिंग करनी स्टार्ट करी। अब हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे अब हम आ जाते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे हिली एरियाज़ को और हिली डिस्ट्रिक्ट्स को। तो स्टार्टेड ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान, ये 5वें 5 ईयर प्लान में शुरू हो गया था, कवरिंग 15 हिली डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस उत्तराखंड, उस समय पे उत्तर प्रदेश ही था ये, असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। रिकमेंडेशन इसकी कब पास हुई थी? 1980 में 1 के अंदर, सॉरी, नेशनल कमेटी ने रिकमेंड करा था, क्लासीफाई करा था ऑल एरियाज जो हिल एरियाज अबव द 600 मीटर की ऊंचाई नॉट अंडर द ट्राइबर सब प्लान एज बैकवर्ड हिल एरियाज। तो वो हिल, वो पहाड़ियाँ जो 600 मीटर के अबव ऊंचाई पर हैं और वो ट्राइबर्स सब प्लान में नहीं आती है, तो वो बैकवर्ड हिल एरियाज है और वहाँ डेवलपमेंट कीजिए आप जाके। प्लान कंसिडर टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिल एरिया, वो सब चेक करके फिर वहाँ उस हिसाब के हमने आपको कि कहीं उसी हिसाब के वहाँ पे जाके जो है हम लगाएंगे, इंडस्ट्री हो गई या कुछ इंसेंटिव्स और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज इन हिल एरियाज थ्रू हॉर्टिकल्चर। अब हिल एरियाज में जैसे हॉर्टिकल्चर को फिर डेवलप करा गया, जो फल फ्रूट के जो हो गया हमारा बेसिकली जो है प्लांटेशन, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर तो है ही वहाँ पे, और उसे जो है रिफाइन करा। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये वहाँ लग सकती थी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा कि हिल एरिया में डेवलपमेंट कैसे आएगा ये करके, क्योंकि इंडस्ट्री लगाना तो बहुत मुश्किल है, हिली एरियाज़ के अंदर टेरेन इतना सूटेबल नहीं है। तो हम वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री बढ़ा सकते हैं, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम वहाँ बढ़ा सकते हैं। अब तो ये केस स्टडी पढ़ते हैं अब हम। तो भरमौर और होली तहसील जो चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की है, इनको हमने ट्राइबल एरिया में कंसिडर कर दिया था 1975 में। यहाँ पे गद्दी ट्राइब के लोग रहते हैं, मतलब इस रीजन में बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट था, लो रिसोर्सेज थी और बैकवर्ड इकोनॉमी चल रही थी जो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक पे ही चलती थी। तो इसलिए हमने फोकस करा हम इस एरिया को डेवलप करेंगे। तो गद्दीज हैव हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेप्रिविएशन, ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन हुआ, ठीक है। इन 1970s की अगर हम बात करें तो गद्दीज वर इंक्लूडेड एज शेड्यूल ट्राइब, इनको शेड्यूल ट्राइब में जो है हमने क्लासीफाई करा। 1974 के 5th प्लान के अंडर में भरमौर को हमने डेजिग्नेट करा था एज इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्लान, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन एंड रिड्यूस डेवलपमेंट गैप्स की, यहाँ पे जाके हम डेवलपमेंट करें। अब इस प्रोजेक्ट में कैसे डेवलपमेंट हो जाएगा, हमने इस एरिया का जाकर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर और कम्युनिटी सर्विसेज को बढ़ावा दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट आखिर में होता क्या है, एंड देन वी विल स्टडी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इट रेफर्स टू स्टेट ऑफ सोसाइटीज एंड द चेंज दे अंडरगो। डेवलपमेंट क्या है? एक टाइप का चेंज होता है, जो भी चेंज हमारी सोसाइटी अंडरगो कर रही है हम उसको डेवलपमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट में हमेशा क्वालिटेटिव चेंज कंसिडर होता है, जो मैं आपको बुक 1 में बता चुकी हूँ। डेवलपमेंट में हम ज़्यादातर पॉजिटिव चेंजेस पे फोकस ज़्यादा करते हैं, क्वालिटेटिव जो क्वालिटी में चेंज हो होता है किसी चीज़ की। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो हमारा नेचर के साथ तालमेल कैसे बैठा था, हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करा, इंस्टीट्यूशन बनाए, तब हम नेचर के साथ जो है अपना तालमेल बिठा पाए। वरना हम पहले इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में रहते थे और फिर हम पॉसिबलिज्म में आए, जहाँ पे हमने व्हील बनाया, आग लगाई, हमने आग लगानी सीखी। उसके बाद आज के समय पे तो AC भी है गर्मी के लिए और कूलर भी है और
ठंड के लिए गीज़र और हमारे पास में हीटर भी है। तो अब हम ये सब क्यों कर पाए? टेक्नोलॉजी की वजह से हम नेचर की डोमिनेंस को जो है पॉसिबल होके उसमें रह पाए। तो ये चीज़ आप बुक 1 में पढ़ के आए हो, तभी मैंने पहले बुक 1 पढ़ाई और तब बुक 2 पढ़ा रही हूँ। तो दिस थिंग वी नो। तो डेवलपमेंट अगर हमें करनी है तो मल्टीपल एस्पेक्ट पे हमें फोकस करना होगा, हमें पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, इकोनॉमी का भी, सोसाइटी का भी, इन्वायरमेंट का भी। इफ़ यू वांट टू डू डेवलपमेंट, ठीक है, तो भाई डेवलपमेंट मतलब क्या है? पॉजिटिव चेंज लाने, तो इकोनॉमी भी बढ़े, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, यानी कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में अगर कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो, कास्ट बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो, किसी इंसान को साथ इक्वली ट्रीट नहीं हो रहा है वो ख़त्म हो। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट को भी तो ध्यान रखो, इन्वायरमेंट को भी डेवलप करो, गुड वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। तो ये सब डेवलपमेंट के अंदर में आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल कल्चर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से डेवलपमेंट को हम ना सिर्फ पैसों पर गिनने लग गए थे, जिस कंट्री पर ज़्यादा पैसा, जिसका ज़्यादा GDP, वो ज़्यादा पैसे वाली, वो ज़्यादा डेवलप, ठीक है। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ से इंक्रीज पॉवर्टी ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो उनमें हमने ये भी देखा कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्रीज़ में हमें ये भी दिखा कि वहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था, कि अमीर लोग तो अमीर थे और गरीब गरीब ही थे। बहुत सारा ऐसे पोर्शन था जो गरीब में रह रहा था, गरीबी में रह रहा था, गरीब जने थे, और बहुत ही एक मतलब कम पोर्शन होता है जो अमीरी में रह रहे हैं लोग। तो ऐसा देखा जाता था। 1970s के अंदर फिर हमारे इकोनॉमीज़ के अंदर एक वर्ड आया, रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ, यानी कि अगर आपको ग्रोथ करनी है तो वो ऐसे नहीं हो कि एक ही एक सेक्टर है, एक ही एक क्लास है, जैसे अमीर ही अमीर होते जा रहे हैं तो देश की तो अमीरी बढ़ेगी, बट गरीबों को क्या होगा? तो जो ग्रोथ है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो। अगर अमीर हो रहा है देश तो हर एक इंसान के पास वैसा आ रहा हो, हर एक की बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही हो, हर एक फिर बेसिक नेसेसिटीज़ से ऊपर उठे। ये ना हो कि एक के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है और एक के तो भाई शौक ही सारे पूरे कर ले वो दुनिया के अपने, ठीक है। तो ग्रोथ एंड इक्विटी जैसे टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे देन डेवलपमेंट के साथ में, जो आप बुक 1 में पढ़ चुके हो। डेवलपमेंट ऑल्सो केम टू इंक्लूड इम्प्रूविंग वेल बींग ऑल्सो। अब हमारा डेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि पैसा, ये डेवलप कंट्री, ये वो नहीं, वेल बींग भी आती है। अगर आपकी कंट्री के लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी हम फोकस करते हैं, अगर लोग तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। बच्चे जल्दी उम्र में जो हमारे बेबीज़ होते हैं, अगर उनकी लाइफ स्पैन अच्छा चल रहा है, अगर वो जल्दी नहीं, जैसे कई कंट्रीज़ होती हैं जहाँ बेबीज़ को अच्छा इलाज नहीं मिलता, डेढ़ आए, मॉर्टिलिटी रेट्स देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं कि जो कंट्री की जनता है क्या वो एजुकेटेड है, नहीं है, एजुकेटेड होने के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें अब हमारे डेवलपमेंट में आती है। तो बाय द 1980s डेवलपमेंट एक वाइड स्प्रेड आप कह सकते हो हमारा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, चाहे वो सोशल हो या मटीरियल वेलबींग में हो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आगे मतलब ये इसी का पार्ट है, वो है आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमी का, सोशल कल्चर डेवलपमेंट तो आपने पढ़ लिया, अब हम आते हैं इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट में। तो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्रीज़ हुआ था वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर लेट 1960s के अंदर, जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा चुके थे ये लोग और अब इन्हें इन्वायरमेंट पे इफेक्ट दिख रहा था उसका बुरा आते हुए। काफ़ी सारी बुक्स छपी, जैसे द पॉपुलेशन बॉम्ब जो अल्ट्रिच ने पब्लिश करी थी 1968 में, लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मीडोज इन 1972। इससे लोगों को बताया गया, उससे पहले तो लोग इंडस्ट्री लगाने पैसा कमा रहे हैं, ये कुछ ऐसी किताबें और पेपर्स छपते हैं जो लोगों को एहसास दिलाते हैं कि आपको इन्वायरमेंट का भी परवाह करनी है। दिस कंसर्न लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल्स अंडर द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद इफ़ यू हैव पॉलिटिकल साइंस, हमारा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर कि कैसे हमारी अर्थ समिट हुई, वहाँ बैठ के डिस्कशन हुए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन कितनी अपनी तरफ से कोशिश करेगा एनवायरनमेंट को बचाने की। इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल कंसर्न और एनवायरमेंटल इश्यूज, जो यूनाइटेड नेशंस है उसने एक कमीशन भी बनाई अपनी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम WCED कहते हैं। और इसको क्यों बनाया गया? जिससे ये वर्ल्ड लेवल पे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर पाए। कमीशन पब्लिश द ब्रुटलैंड रिपोर्ट इन 1987। इसी वाली कमीशन ने ब्रुटलैंड रिपोर्ट पेश की थी 1987 में, और उसमें उन्होंने कहा, टाइटल करा आर कॉमन फ्यूचर, कि हमारा कॉमन फ्यूचर है। अगर गलत होगा हमारे साथ, अगर एनवायरनमेंट डैमेज है तो वो एक कंट्री नहीं झेलेगी, पूरा वर्ल्ड झेलेगा। ओजोन लेयर फट रही थी तो उसका डैमेज क्या एक ही कंट्री को होता? हाँ भी हमें दिखता है एक को ज़्यादा हो रहा है, अभी कम हो रहा है, कल को तो सबने ही फिर डूम्सडे आ जाना था। तो इसलिए इन्होंने देखो 1987 1960 से ही वो इतनी चिंताजनक लोग जो है आ गए थे सोसाइटी के अंदर, जो अब एनवायरनमेंट की चिंता कर रहे थे।
रिपोर्ट डिफाइंस, अब फिर इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया अर्थ समिट में बैठते हैं, देन एजेंडा 21 साइन होता है, देन अर्थ समिट हम डिफाइन करते हैं, अर्थ समिट में बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, फाइनली हमें समझ में आता है दैट अगर ऐसा तो नहीं कर सकते कि पैसा कमाना बंद कर दे, ठीक है, गरीबी ना हटाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करे, ये तो नहीं हो सकता, तो इंडस्ट्री तो लगानी पड़ेगी, इकोनॉमी को तो डेवलप करना पड़ेगा, बट क्या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते रहे, तो एक बैलेंस कैसे बनेगा, तो बैलेंस है हमारा गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंस बनेगा कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, यानी कि आप ऐसा डेवलपमेंट करो जिससे एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी सेक्रीफाइस ना हो। तो इसी से डेफिनेशन बनती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड, हमारी प्रेजेंट नीड को तो मीट कर लेता है, वो तो पूरी हो ही जाएंगी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। यानी कि ऐसा ना हो कि भाई आज तो आप पेट्रोल यूज़ कर पा रहे हो बट कल को आपकी फ्यूचर जनरेशन को ना मिल रहा हो, पानी ना मिल रहा हो साफ़ पीने का, तो इसलिए हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें हम उनकी नीड्स को सेक्रीफाइस ना कर दें, ठीक है, उनकी नीड्स को भी मतलब हम छीन ना लें उनसे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम एड्रेस करते हैं इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, ठीक है। इट एडवोकेट्स फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, जैसे वो भी यूज़ कर पाए उन्हें। एंड इट कंसिडर्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी एक्नॉलेजिंग दैट एवरीवन शेयर्स अ कॉमन फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इंसानियत को बचाने की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हमें ग्लेशियर्स को बचाना है कि वो मेल्ट ना हो जाए, जिससे हमारे इंसानियत आगे जो है वो भी तो एक अच्छा वर्ल्ड देख पाए, ठीक है। विल स्टडी अबाउट इंदिरा गांधी कनाल, जिसको पहले राजस्थान कनाल भी कहा जाता था, ठीक है। ये कनाल जो है उसको जो है स्टार्ट करा था, या फिर आप कह सकते हो कंसीव बाय कन्वर सेन इन 1948 एंड इन्होंने कंस्ट्रक्शन बिगेन करवाई थी हमारे इस कनाल की 31 मार्च को 1958 में। इट स्टार्ट्स एट हरिका बैरेज इन पंजाब and runs parallel to पाकिस्तान का बॉर्डर अबाउट 40 किलोमीटर अवे थ्रू द थार डेजर्ट इन राजस्थान, ठीक है। अभी द केनाल सिस्टम टोटल प्लान लेंथ कितनी है, 9060 किलोमीटर, सर्विंग अ टोटल कमांड एरिया ऑफ 19.63 लाख हेक्टेयर्स। अबाउट 70% ऑफ द कमांड एरिया इज इरिगेटेड बाय द फ्लो सिस्टम एंड द रिमेनिंग 30% बाय द लिफ्ट सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो केनाल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका, वो हुआ था 2 स्टेजेस के अंदर। स्टेज 1 में कवर करा था इसने गंगानगर को, हनुमानगढ़ को, नदन बीकानेर को विद अ कमांड एरिया ऑफ 5.53 लाख हेक्टेयर्स। एंड स्टेज 2 में ये बीकानेर, जैसलमेर, बरमर, जोधपुर, नागपुर, चूरू तक फैला। फिर जो है बाद में जो है आपको बता रखा है स्टेज 1 में इरिगेशन स्टार्ट हुई थी 1960s में, स्टेज 2 के अंदर मिड 1980s में जो है इरिगेशन स्टार्ट हुई थी। कैनाल इरिगेशन ट्रांसफॉर्म द रीजन्स इकोलॉजी, जब इस कैनाल के थ्रू इरिगेशन होनी शुरू हुई तो इसने रीजन की इकोलॉजी को बहुत बढ़ाया, इकोनॉमी एंड सोसाइटी को, ब्रिंगिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए, नेगेटिव भी। पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, सॉइल का मॉइस्चर बढ़िया, पानी मिल गया लोगों को तो, और साथ ही के साथ में सॉइल भी मॉइस्चराइज हो गई, एफॉरेस्टेशन हुआ, इससे पैस्चर डेवलपमेंट हुई, रिड्यूस विंड इरोजन हुआ, लेस कैनाल सिल्टेशन हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, वाटर लॉजिंग हो गई, कई जगहों में ठहर जाता है ना पानी, जिससे वो, और उस जब ठहर जाता है तो साइल जो है हमारी एल्कलाइन हो जाती है, सैलिनिटी यानी कि वो हो जाती है, मतलब नमकीन दलदला पानी सा हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। कुछ जगहों पे इरिगेशन ज़्यादा हो गई इस वजह से। द स्प्रेड ऑफ कैनाल इरिगेशन एक्सपेंडेड द कल्टिवेटेड एरिया, बट इसकी वजह से कल्टिवेटेड एरिया बढ़ा है यहाँ पे। इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग की पावर बढ़ गई, ज़्यादा क्रॉपिंग कर पाए। शिफ्टेड ट्रेडिशनल क्रॉप लाइक ग्राम बैठ जाती थी जो वाटर ज़्यादा नहीं लेने वाली क्रॉप है, अब वहाँ पे अब हम वीट, कॉटन, ग्राउंडनट और राइस भी उगा सकते थे। वाइल इंटेंसिव इरिगेशन ने स्टार्टिंग में तो इससे एग्रीकल्चर को बूस्ट करा और जो है एनिमल प्रोडक्टिविटी को भी, लाइफस्टाइल प्रोडक्टिविटी को भी। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आई है वाटर लॉजिंग की, और इससे एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को थ्रेट हो रहा है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस इसकी। हम हमारे इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन होता है कि ये इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का ख्याल नहीं रखता है। ये जो कैनाल सिस्टम है इसकी वजह से वाटर लॉजिंग हुई है, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, और कई जगहों पे सोशल कल्चरल डेवलपमेंट नहीं आया जो सोचा था आया जाएगा कि पानी हो जाएगा यहाँ तक। तो इकोनॉमिक भी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है। तो चलो पढ़ते हैं। तो
इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्वेश्चन ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मैंने बता दिया। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए 5 आउट ऑफ 7 प्रपोज मेजर एम टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो, तो हम ये मतलब कि पाँचों में से 5 आउट ऑफ 7 प्रपोज मेजर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेजर जो बता रखा है वो है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी का ज़रूरी है विद प्रोटेक्टिव इरीगेशन ऐसी होगी उसमें बहुत पानी वेस्ट ना हो रखा हो इन स्टेज 1 पढ़िए ना अभी ऊपर। एक्सटेंसिव इरीगेशन एंड पैस्चर लैंड डेवलपमेंट हो स्टेज 2 के अंदर। द क्रॉपिंग पैटर्न शुड अवॉइड दो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वो क्रॉप जिनमें ज़्यादा पानी लगता है वो यहाँ नहीं उगानी चाहिए, वो वहाँ उगाओ जहाँ ऑलरेडी बारिश आती है, जहाँ रेन फेड फार्मिंग हो सकती है। चावल जिससे बहुत पानी लेते हैं तो वो यहाँ पे इतना नहीं उगाना चाहिए, यहाँ वो क्रॉप्स उगानी चाहिए जिन्हें बहुत पानी की ज़रूरत नहीं है। एंड पीपल शुड बी एनकरेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक सिट्रस फ्रूट्स इन दिस एरिया, ठीक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लगाने चाहिए, जैसे लाइनिंग वाटर कोर्सेस, जिससे वाटर की लॉजिंग ना हो। लैंड डेवलपमेंट हो, यहाँ पे लेवलिंग हो लैंड की, वारबंदी सिस्टम हो, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर, क्योंकि कुछ ऐसे जैसे शहर है वहाँ पे तो कैनाल का पानी ज़्यादा जा रहा है, कहीं बिल्कुल कम जा रहा है, तो ये गलत है। इससे क्या होगा, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये जो है ये चीज़ें याद रखनी है जो इस वाले हमारे कैनाल को और बेहतर बनाएंगे, उसके इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हम ये चीज़ों को। और वाटर लॉस को भी कम करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को ज़रूरत है करने की। वाटर लॉजिंग और सेलाइन सॉइल एरिया को दोबारा रिक्लेम करना चाहिए। इको डेवलपमेंट करने के लिए हमें एफॉरेस्ट्रेशन करनी चाहिए। शेल्टर बेल्ट प्लांट पैस्चर डेवलप करो, वहाँ पे ग्रेजिंग लैंड्स बनाओ, स्पेशली फ्रेजाइल इन्वायरमेंट और स्टेज 2 एरियाज़ के अंदर, ठीक है। सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दें, लैंड अलॉट करें पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले एरिया को, जिससे वहाँ पे जो पुअर फार्मर्स है वो कल्टिवेशन कर पाए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ खाली फार्म प्रोवाइड करने से, एनिमल हस्बेंड्री से भी नहीं होगा। अगर हमें इन एरियाज़ के अंदर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लानी है कि लोगों के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो हमें रूरल के अलावा भी और एक्टिविटीज़ को इंटेंसिफाई करना होगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगाएं, मार्केट सेंटर से इस विलेजेस को लिंक करें, जिससे यहाँ पे और डेवलपमेंट आए। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने स्टेज 1 और स्टेज 2 आपको पढ़ा देती हूँ। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम के अंदर ये 2 स्टेजेस में प्रॉपर 1 कहाँ पे कवर करता है और स्टेज 2 कहाँ पे कवर करता है। ओके, अभी एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगी, अगर कुछ कन्फ्यूज़न तुम्हें रहा हो कि व्हाट इज़ कैनाल, तो देखो जैसे कि ये एक मेन रिवर बॉडी है। कैनाल मतलब होता है एक, आप कह सकते हो मैन मेड रिवर, ठीक है। मैन मेड आपने नहरें बना दी हैं जिससे आपको वाटर की जो आपकी प्रॉब्लम है वो पूरी हो जाए। ये रिवर है, मेन वाटर बॉडी है, रिवर है, और ये एक ऐसा शहर है जिसके आसपास में कोई वाटर बॉडी नहीं है, या ना ज़्यादा यहाँ बारिश आती है, तो यहाँ पे पानी की कमी है। तो क्या होता है, कैनाल के अंदर अगर बनाना हो तो इस के कुछ एरियाज़ के अंदर इंजीनियर्स जाएंगे और जहाँ पे सपोर्ट हो सकता हो वहाँ पे ऐसे चैनल्स को खुदाई कर देते हैं बुलडोजर्स लेके, और वेरी आप कह सकते हो स्किल्ड इंजीनियर्स उसके लेबरर जाएंगे और पूरा प्लान बैठता है। बहुत खर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जैसे पूरा प्लानिंग सिस्टम होता है तो उसके तहत ये होता है, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स की खुदाई होती है। फिर एक चैनल खोला जाता है मेन रिवर बॉडी तक, वहाँ पे कुछ ऐसे वो भी लगाया जाएगा गेट, ऐसा नहीं कि सारा पानी चला जाए, और फिर ये जो है वाटर को एक चैनल को डाइवर्ट कर दिया जाता है। फिर इस रिवर का पानी यहाँ इस कैनाल में आएगा, फिर इससे इधर जाएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा इधर भी जाएगा, और जितने इसके आसपास के शहर हैं स्टेज 1 स्टेज 2 जितने भी होंगे उन सबके पास पानी पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही मैंने कार्टूनिश डिस्क्रिप्शन दिया आपको कैनाल का, बट इट इज़ वंडरफुल थिंग, जो मतलब उन एरियाज़ में भी पानी पहुंचा सकता है जहाँ पानी की बहुत किल्लत हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसके डिसएडवांटेजेस जैसे तुमने पढ़ी अभी, तो उन डिसएडवांटेजेस को भी हल हमें करना चाहिए। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। इसमें तो हमने केस स्टडीज़ भी पढ़ी हैं। केस स्टडीज़ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली आ सकता है, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में करा दूंगी। तो अब हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है ज्योग्राफी का, और ये तो बुक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1-2 चैप्टर और बचे हैं इस बुक के। मैंने फर्स्ट बुक भी पूरी पढ़ा दी है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया ज्योग्राफी, कैन गो एंड वॉच इट। और ज्योग्राफी नहीं, मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल भी पढ़ाती हूँ अपने चैनल पर, इंग्लिश भी, फिजिकल भी, so you can go and start studying. Bye bye, best of luck.